हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 2 सब्जेक्ट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का चैप्टर 1 का नोट्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 50 नंबर का ही सब्जेक्ट है और इसमें जो है कि टेट सुपर टेट के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। धीरे धीरे हम इस सब्जेक्ट के नोट्स को जो है कि डिस्कस करेंगे और जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो इस सब्जेक्ट की अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक है शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ, यानी कि जो है कि जो प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान हेतु जो संस्तुतियाँ थी वह क्या थी, इसके बारे में हम जो है कि जानेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए क्या क्या जो है कि संस्तुतियाँ थी उनके बारे में हम जानेंगे। स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली चल रही थी, यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा जो शिक्षा की प्रणाली थी वही प्रचलित थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। 3 जून 1947 के अधिनियम के पारित होने पर संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। 3 जून 1947 के अधिनियम के पारित होने पर संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। 29 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे है संवैधानिक अनुच्छेद जिनमें शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, संविधान में वे अनुच्छेद के बारे में हम जानेंगे जिनमें शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमें यह बताता है विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दोस्तों, और नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 4 और अनुच्छेद 46 दोनों में सेम बातें कही गई है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दी है ताकि आपको ये अनुच्छेद 46 जब आपको पढ़ना होगा तो आपको अलग से उसको लिखवाने की या समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अनुच्छेद 15 4 और अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या कहा गया है, यह जो है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु प्रावधान इसमें दिया गया है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, यह अनुच्छेद 15 4 और अनुच्छेद 46 में है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 4, अनुच्छेद 46 तथा अनुच्छेद 29 के खंड 2। अनुच्छेद 15 4, अनुच्छेद 46 तथा अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कहा गया है कि कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 4 और अनुच्छेद 46 तथा अनुच्छेद 29 के खंड 2 के अंतर्गत ये है। अब आगे देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 15 4, अनुच्छेद 15 1 तथा 2 के अपवाद क्या हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अनुच्छेद 15 4, 15 1 तथा 2 के सामान्य नियम के अपवाद में ये है कि 15 4 के अनुसार राज्य किसी भी सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15 4, 15 1 और 2 के नियम हैं कि
अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य किसी भी सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। नेक्स्ट है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। दोस्तों, राज्य जो है कि अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है, कोई पद निकालती है, कोई नियुक्ति निकालती है, तो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का विभेद उसमें नहीं किया जाएगा। यह बात बताई गई है अनुच्छेद 16 में, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी किसी भी प्रकार की नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान रूप से समानता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A जो है वो बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इसमें। तो इससे पहले जो है कि अनुच्छेद 21A के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पहले यह अनुच्छेद 45 में निर्देशित था, यानी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो अभी 21A में है, वह पहले जो है कि 45 में निर्देशित था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद 21A रखा गया, जो यह उपबंध करता है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो है वह बताता है राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध। अनुच्छेद 28(1) यह उपबंधित करता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इस बात पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें है कि राज्य निधि से पूरी तरह से, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो है पूरी तरह से पोषित जो संस्था है संपूर्ण रूप से, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में 4 प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का उल्लेख करता है। पहला है राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित संस्थाएं आती हैं। दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। तीसरा है राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं। चौथा है राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं। दोस्तों, देखते हैं प्रथम श्रेणी में आने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं कि प्रथम श्रेणी में कौन सी संस्था आती है। राज्य द्वारा प्रथम श्रेणी में आने वाली संस्था है राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित संस्थाएं। तो दोस्तों, प्रथम श्रेणी में आने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। द्वितीय और तृतीय की श्रेणी में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए लोगों ने अपनी सहमति दी हो। और चतुर्थ की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी चतुर्थ श्रेणी में जो संस्था आती है, चतुर्थ श्रेणी में जो संस्था है वह है राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन जो संस्थापित संस्थाएं होती हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 29(1), जिसमें यह बताया गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार।
अनुच्छेद 29 से जो है वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 29(2). अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार किसी भी राज्य या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर भी प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। यानी किसी भी नागरिक को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह आपका अनुच्छेद 29(2) में है। अगला आपका है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा पे बल देता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 45। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। दोस्तों हमने आपको इसके पहले बताया है कि अनुच्छेद 45 के बाद जो है उसमें संशोधन हुआ, 86वां संशोधन के उपरांत जो है उसके बाद अनुच्छेद 45 जो है कि उसमें एक नया अनुच्छेद बन गया, अनुच्छेद 21A, जिसमें सेम यही चीज़ें जो है वो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आती हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करेगा तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। अनुच्छेद 351 का आशय यह है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ाया जाए। दोस्तों अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगला टॉपिक इसमें आएगा आपका बाल अधिकार, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और हमारे जो है कि आने वाले जो अगला नोट्स है उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको उसकी सूचना जल्दी ही आपको प्राप्त हो तथा आप जो है कि अपने टॉपिक को क्लियर कर सके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।